आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी इस पुस्तक से तीसरी कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियवंदा जी की ये कहानी है। सबसे पहले हम इस कहानी में लेखिका का पात्र परिचय सुनेंगे। उषा प्रियवंदा का जन्म कानपुर में 24 दिसंबर 1930 को हुआ था। उषा प्रियवंदा प्रवासी हिंदी साहित्यकार। कानपुर में जन्मी उषा प्रियवंदा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। इस समय उन्हें फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका चली गई। अमेरिका के ब्लूमिंगटन, इंडिया में जो वर्ष डॉक्टर का अध्ययन किया और 1964 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य प्रारंभ किया था। उषा प्रियवंदा के कथा साहित्य में छठे और सातवें दशक के शहरी परिवारों का संवेदनापूर्ण चित्रण मिलता है। उस समय शहरी जीवन में बढ़ती हुई उदासी, अकेलेपन आदि का अंकन करने में उन्होंने अत्यंत गहरे यथार्थ बोध का परिचय किया है। कहानी का परिचय। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियवंदा की महत्वपूर्ण और चर्चित कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने एक बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया है कि परिवार में यदि पुरुष की सत्ता रहती है तो वह उसके अर्थार्जन के कारण, परंतु यदि घर का पुरुष अर्थार्जन न करता हो और उसके साथ पर कोई स्त्री अर्थार्जन करने लगी तो परिवार में जो अधिकार हम पहले पुरुष को प्राप्त था वह स्त्री को मिल जाता है। इस अर्थ में जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण नारी की बदलती हुई स्थिति की कहानी बताई गई। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने कहना चाहती है कि अर्थार्जन की क्षमता ही परिवार में सम्मान का आधार होती है। इसीलिए जब परिवार की आमदनी का स्रोत वृंदा बनती है तो परिवार जनों का उसके प्रति जो वो रवैया है वो बदल जाता है। पहले उसके कमाऊ भाऊ जो होते हैं वो भाई सबोध के मर्जी के अनुसार घर चलता था, अब वृंदा की मर्जी के अनुसार चल रहा है। जो उपेक्षा पहले वृंदा सहन करती थी आज सुबोध सहन कर रहा है। इस कहानी में स्वाध्याय के लिए पहला प्रश्न बताया है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी में चित्रित समस्या पर प्रकाश डालिए। जिंदगी और गुलाब के फूल इस कहानी का सुबोध अपनी जिंदगी को कंप्लीट फेलियर मानते हैं। उसे लगता है कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, जैसे उसकी जिंदगी पर फुल स्टॉप लग गया है। घर और समाज दोनों जगहों पर वह अपनी प्रतिष्ठा रख चुका है। पहले वो नौकरी करता था तब पूरे घर की केंद्रित रहता था, तभी जैसे ही उसकी नौकरी चली गई घर में वो अपना महत्व खो चुका है। अब उसकी जो बहन वृंदा है वो नौकरी उसको मिली है, वह कमाने लगी है, अंततः घर में वो केंद्र स्थान पर चली गई है। यही कारण है कि सुबोध के कमरे की सारी चीजें धीरे धीरे वृंदा के कमरे में जा चुकी थी। सारा घर वृंदा का ही अधिकार पर चलता था। यहाँ तक कि सुबोध के कपड़े धोबी को धोने के लिए देने की भी से आवश्यकता महसूस नहीं होती है। माँ का उसके प्रति जो ममत्व है वो भी शायद कम हो गया है या उसका व्यवहार भी बदल गया है। एक बार सुबोध माँ से झगड़ा करके दिन भर बाहर ही रहता है, फिर भी उसे कोई ढूंढने तक नहीं आता। इतनी ही नहीं, बेरोजगारी के कारण उसकी शादी भी टूट गई है। वह आज भी शोभा से प्रेम करता है, परंतु उसके पिता सुबोध जैसे बेकार के गले में उसे बांधने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण सुबोध का आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है। पहले वह नौकरी करता था तब वो घर में उसकी प्रतिष्ठा थी,
परंतु जब भी उसकी नौकरी चली जाती है और वृंदा नौकरी करने लगती है, तब उसे घर की उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है और वृंदा की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। एक दिन सुबोध ने जब धोबी को अपने घर आते हुए देखा तो उसे ख्याल आया कि कुछ दिनों से उसके कपड़े धुले नहीं हैं। उसने अपने कमरे से आकर धुलने वाले कपड़े का ढेर निकाल दिया और बाहर चला गया। जब लौट आया तो धोबी कपड़े लेकर जा रहा था। उसने धोबी को अपनी अच्छी तरह से धुलवाने की हिदायत दी और अपने कमरे में आया। अपने कमरे में आते ही उसने माथा ठनका, क्योंकि धुलने वाले जो कपड़े थे, वो कपड़ों का जो ढेर लगाया गया था, वो वैसे की वैसे ही वहाँ पे उसके कमरे में था। मतलब धोबी को वो कपड़े नहीं दिए गए थे धोने के लिए। मेरे कपड़े धुलने के लिए क्यों नहीं दिए गए? ऐसे प्रश्न उसने शायद अपने घर में अपनी माँ से पूछा होगा। पता नहीं बेटा, वृंदा दे रही थी, उससे कहा भी था कि तुम्हारे भी दे दे। माँ की बात सुनकर ही सुबोध को गुस्सा आया और वह चिल्लाकर चीखकर बोला, कितने दिनों से गंदे कपड़े पहन रहा हूँ। 15 दिन में धोबी आया तो उसे भी कपड़े नहीं दिए गए। तुम माँ बेटी चाहती क्या हो? आज मैं बेकार हूँ तो मुझसे नौकरों सा बर्ताव किया जा रहा है। लालच है इसी जिंदगी पर। माँ ने उसे कुछ कहना चाहा, पर माँ को अवसर दिए बिना ही वो चला गया। मुझे मुफ्त का नौकर समझ लिया है? पहले कभी तुमने मुझे यह काम करते हुए देखा था? अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी इस घर में कोई कद्र नहीं है। मैं आज भी चला जाऊंगा, तुम दोनों चैन से रह लेना। इस प्रकार सुबोध ने अपने ही घर में माँ बहन का अपने प्रति दोयम बर्ताव देखकर माँ से झगड़ा भी कर लिया। इस प्रकार यह देख सकता है कि सुबोध का जो जीवन है वो निराश से घिरा हुआ है। जीवन के प्रति उसका जो उत्साह है वो समाप्त हो चुका है। न समाज में प्रतिष्ठा है, न घर में कुछ, न उसे नौकरी मिली है, न प्रेमिका से विवाह कर पाया है। अर्थात जीवन के हर सोपान पर सुबोध स्वयं को असफल पाता है। इसीलिए वह अपने आप को कंप्लीट फेलियर मानता है। इससे प्रश्न दूसरा है, सुबोध का परिचय दीजिए। सुबोध जो है वो जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी का प्रमुख पात्र है। पढ़ा लिखा सुबोध अब आज बेरोजगार है, बेकार है। इस कारण घर तथा सामाजिक में उसकी प्रतिष्ठा जो है वो कुछ भी नहीं है। पहले वो नौकरी करता था तो पूरे घर में वो केंद्र में बना हुआ था, सबका ध्यान उसी के तरफ था। तथापि जैसे ही उसकी नौकरी चली गई, घर में वो अपना महत्व खो चुका है। अब उसकी बहन वृंदा को नौकरी मिली है, वह कमाऊ है, अंततः घर के केंद्र में हो गई है। यही कारण है कि सुबोध के कमरे की सारी चीजें धीरे धीरे वृंदा के कमरे में जा चुकी है। सारे घर पर वृंदा का ही अधिकार चलता है। यहाँ तक कि सुबोध के कपड़े धोबी को धोने के लिए देने की भी जो आवश्यकता समझी जाती है या महसूस की जाती है, यहाँ तक कि सुबोध के कपड़े भी जो है वो नहीं दिए जाते हैं। माँ का उसके प्रति ममत्व है, तथापि इस व्यवहारिकता के जमाने में वह विवश है। एक बार सुबोध माँ से झगड़ने लगता है कि दिन भर बाहर ही रहता है, फिर भी उसे कोई ढूंढने तक नहीं आता है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी के कारण उसकी जो शादी है वो भी टूट जाती है। आज भी शोभा से वो प्रेम करता है, परंतु उसके पिता सुबोध बेकार होने के कारण अपनी बेटी का हाथ उसको देने के लिए या उसको बांधने के लिए वो तैयार नहीं है। इस कारण सुबोध का आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है। वह अपने आप को कंप्लीट फेलियर मानता है। कंप्लीट फेलियर का अर्थ क्या होता है? जो जिंदगी की परीक्षा में फेल हो चुका है। इस प्रकार सुबोध आज के युग में एक बेकार और विवश युवक का एक प्रकार का प्रतीक है। ये जो हम सुन रहे हैं कि आज के ज़माने की जो तरुण पीढ़ी है, जो जवान नौजवान लड़की लड़कियां हैं, इनका ये कहानी जो है वो चित्रण किया गया है कि आज के समाज में जो तरुण सुबोध जैसे लड़के हैं, उनकी परिस्थिति ऐसे ही है कि बेरोजगार होने के कारण उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। घर में से भी उनको
अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है, नेगेटिव बिहेवियर होने के कारण वो ज़िंदगी से हार मानते हैं और सुबोध की तरह ही वो अपना जीवन दुख में बिताते हैं। इस तरह की परिस्थिति जो सुबोध को जीवन में आई है, इसी तरह की ज़िंदगी बहुत सारे लोगों की या लड़कों के बीच में आती हुई हमें दिखाई देती है। प्रश्न तीसरा है, वृंदा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अभी वृंदा जो है वो सुबोध की बहन है। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी में वृंदा एक महत्वपूर्ण चरित्र की चित्रण किया है। वह कहानी के नायक सुबोध की बहन है। वह विवाह योग्य आयु की हो गई है, तथापि बेरोजगार सुबोध उसका विवाह नहीं कर पाता। वृंदा अब नौकरी करने लगी है और तब से सारा परिवार उसी के इशारों पे चलता है। घर के सारे महत्वपूर्ण और सामान्य फैसले वह करती है। सुबोध जब नौकरी करता था तब वह उसकी बहुत इज्जत करते थे, परंतु जब से बेरोजगार हुआ है और वृंदा को नौकरी लग गई है, तब से वह अपने भाई की उपेक्षा करने लगी है। यही कारण है कि जहाँ पहले वह सुबोध के भोजन से पहले भोजन तक नहीं करती थी, वह उसे अब इस बात की परवाह नहीं है कि सुबोध ने भोजन किया भी है कि नहीं। इतना ही नहीं तो सुबोध के कमरे की सारी वस्तुएं वो अपने कमरे में ले आ चुकी है। वृंदा द्वारा सुबोध की उपेक्षा इतनी बढ़ गई है कि वह सुबोध के कपड़े भी धोबी से धुलवाना आवश्यक नहीं समझती, जबकि घर के सारे कपड़े धोबी द्वारा ही धुलवाए गए हैं। अंततः कहा जाता है कि वृंदा आज के युग की व्यवहारिक लड़की है, जिसके लिए रुपयों की अपेक्षा रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह से हमने अभी वृंदा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। तो आज हमने इस कहानी में लेखिका का पात्र परिचय सुना, उसके बाद कहानी का परिचय देखा। निम्नलिखित प्रश्नों में हमने महत्वपूर्ण 3 प्रश्न देखे हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी में चित्रित समस्या पर प्रकाश डालिए। 2 सुबोध का परिचय दीजिए। 3 वृंदा का व्यक्तित्व परिचय पर प्रकाश डालिए। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ये जो पाठ है वो भी आपके हिंदी के पुस्तक से अच्छे से पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर जो है जो कौन से टाइप में आते हैं जो हमने देखा है उसका भी आपको घर पे अध्ययन करना है। इससे जो चौथा प्रश्न है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।